बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में खान साहब की अल्टीमेटम से मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे और फिर बताएंगे कि इतनी टफ हालात के बावजूद वो आखिर कॉन्फिडेंट क्यों है। और फिर इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि पीडीएम के सरबराह आखिर पाकिस्तान छोड़कर कहाँ चले गए, और फिर समृत कुमार से मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ के ऊपर आखिर किसने हमला किया और किसने करवाया, लिहाजा। और इसके बाद जो एक अहम इशू है वो है वफाकी वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधा घंटा पहले लंदन से एक ट्वीट की जाती है और उस ट्वीट के बाद एज इट इज़ वही अल्फाज दोहराए जाते हैं वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से। उससे मुतलिक भी आपको आगाह करेंगे और बताएंगे कि किसने लंदन से ट्वीट किया। लिहाजा सबसे पहले आते हैं अपने पहले टॉपिक पर कि खान साहब आखिर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है और खान साहब ने कौन सा अल्टीमेटम दिया वफाकी हुकूमत को। लिहाजा खान साहब ने रात गए कौम से खिताब किया और उस कौम से खिताब में उन्होंने वफाकी हुकूमत को ये अल्टीमेटम दिया कि अगर आप पीटीआई को तोड़ना चाहते हैं और पीटीआई को ख़त्म करना चाहते हैं, पीटीआई के लोगों को पीटीआई छुड़वाने पर मजबूर करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास महज 4 हफ्ते हैं। इन 4 हफ्तों के दरमियान जितना भी आप पीटीआई को तोड़ सकते हैं तोड़ दें, और जितने भी लोग पीटीआई से निकलवा सकते हैं वो निकलवाएं, वो चाहे बंदूक के ज़ोर पे या फिर वो किसी और तरीके से। लिहाजा इस 4 हफ्तों के बाद आपने इलेक्शन का ऐलान करना है, नहीं तो फिर आगे का लाएअमल मैं खुद तय करूँगा। लिहाजा खान साहब ने ये बताया कि अगर इमरान खान को तोड़ते तोड़ते आप इस मुल्क को इस महज पर पहुंचा चुके हैं और इस मुल्क के साथ वो ना करें खुदा न खास्ता जो 71 की दिहाई में हुआ था। लिहाजा खान साहब ने ये अलार्म किया, ये वार्न किया इस हुकूमत को कि जमहूरियत जिस तरह जमहूरी निज़ाम में जमहूरी तरीके से मामलों को तय किया जाता है, उसी तरीके से आइए और मेरे साथ मुज़ाकरात करें। और उसके बाद आपको बताएं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान छोड़कर इन दिनों थाईलैंड में हैं। लिहाजा वो किस वजह से नाराज़ हैं और यहाँ से छोड़कर थाईलैंड क्यों चले गए। पहले इतलात ये थे कि वो लंदन जाएंगे, लेकिन वो लंदन के बजाय थाईलैंड चले गए। नाज़रीन, इन दिनों जो पीटीआई को तोड़ा जा रहा है और फिर एक नई पार्टी बनाई जा रही है जहांगीर तरीन की सूरत में, जहांगीर तरीन की अलायंस की सूरत में, उस पार्टी की बनने से ना पीटीआई को फ़ायदा, ना नून लीग को फ़ायदा, ना मौलाना फजल रहमान को फ़ायदा। जहाँ पर मौलाना साहब चाह रहे थे वहाँ पर पीटीआई को कमज़ोर की जाए, लेकिन वहाँ पर अब तक पीटीआई कमज़ोर नहीं हो पाई। जी हाँ, मौलाना साहब चाह रहे थे कि केपीके में पीटीआई कमज़ोर हो और वो लोग टूट कर मेरे पार्टी में शामिल हो, लेकिन अब तक वो लोग और केपीके में कोई ऐसा अहम रहनुमा पीटीआई को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो पाया। लिहाजा इस वजह से मौलाना फजल रहमान अब तक नाराज़ हैं और वो थाईलैंड चले गए हैं। उनके तर्जुमान के मुताबिक कि वो हालात और तमाम तर सियासी एक्टिविटी से थक कर वो फ़िलहाल आराम करने चले गए हैं। ये सोच से बालातर है कि इस सिस्टम में, इस सिचुएशन में आखिर वो पीडीएम के अहम रहनुमा, पीडीएम के सरबराह किस तरह पाकिस्तान छोड़कर आराम के लिए थाईलैंड जा सकते हैं। चलो, ये तो उनका अपना डिसीजन है। और फिर आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो एक एलिगेशन लगाते हैं पीटीआई के ऊपर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 30 मिनट पहले नासिर भट्ट जो कि लंदन में नून लीग के एक अहम रहनुमा है, उन्होंने एक ट्वीट किया और वही अल्फाज उन्होंने ट्वीट किए जो अल्फाज वजीर दाखिला रात 12:30 बजे उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वो बताते हैं कि पीटीआई अपने ही औरतों के साथ ज़्यादती करवा कर वो एलिगेशन वफाकी हुकूमत के ऊपर डालेगा। नाज़रीन, ये एक सोचने की बात है कि कोई शख्स अपने ही लोगों के साथ गलत करके किसी और के ऊपर किस तरह एलिगेशन डाल सकता है।
لہٰذا یہ تو وقت بتائے گا، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی یا کسی کے ساتھ غلط ہوگا، اگر وہ باہر نکل کر وہ الزام لگائے گی تو کیا اس نظام میں، اس پاکستان میں کیا میڈیکل فیلڈ نہیں؟ کیا میڈیکل کے ذریعے وہ ان تمام تر الزامات کو پرکھا نہیں جا سکتا اور ان کی رپورٹ نہیں بنائی جا سکتی؟ یہ تو وفاقی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر تحریک انصاف کی خواتین جیلوں سے نکل کر کچھ ایلیگیشن لگاتی ہے پولیس کے اوپر یا وفاقی حکومت کے اوپر، تو پھر کیا اس کی میڈیکل نہیں کروایا جا سکتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ لہٰذا آپ کو بتائیں کہ سمرت کمار کون ہے؟ ناظرین، سمرت کمار کند کوٹ میں ایک مننے سے 4 سے 5 سال کا ایک بچہ ہے جنہیں اغوا کی جاتی ہے۔ وہ اغوا کچے کے دھاڑیل کرتے ہیں۔ ناظرین، کچے میں جو دھاڑیل پناہ لیے ہوئے ہیں، آخر سندھ پولیس اتنے عرصے سے ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے اور ان کا خاتمہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ناظرین، کچھ عناصر سندھ پولیس سے اور پھر حکومت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کو ہتھیار دیے جاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ نہیں تو سندھ حکومت اتنی مشینری ہونے کے باوجود، سندھ پولیس اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود آخر کچے سے دھاڑیل ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ ایک محض ایک چھوٹے سے قصبے میں، چھوٹے سے علاقے میں وہ رہتے ہیں، ان کا محاصرہ کر کے ان کو ختم کیوں نہیں کی جاتی اور ان کو قومی دھارے میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ لہٰذا کوئی شخص خوشی سے دھاڑیل نہیں بنتا، خوشی سے ہتھیار نہیں اٹھاتا، لیکن اسے وہ نظام مجبور کر دیتا ہے ہتھیار اٹھانے کے لیے۔ اس سے متعلق بھی سوچنا چاہیے، سندھ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ دھاڑیل آخر اتنے عرصے دراز سے سندھ حکومت، سندھ پولیس ان کے خلاف آپریشن کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ ختم ہو نہیں رہے۔ لہٰذا جو سمرت کمار کا ایک ویڈیو وائرل ہوا، اس ویڈیو میں وہ کوشش کرتے ہیں کھانا کھانے کی، جبکہ اس کے ہاتھ بندے ہوتے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو ہے اس نظام کے اوپر سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ سندھ کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر نہ بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ نہتے لوگ محفوظ ہیں۔ آخر یہاں پر جنگل کی قانون تو نہیں؟ جی ہاں، بالکل جنگل کی قانون ہے۔ اس وقت پاکستان میں نہ عدلیہ کا چل رہا ہے، نہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کی جا رہی ہے، نہ ان کے احکامات کو مانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جس حکومت میں، جس ملک میں حکمران اپنے عدلیہ کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کرے، وہاں پر نظام انصاف کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کہ پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔